गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में जो 11th के बच्चे हैं इनका स्वागत है। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम कल जो चर्चा कर रहे थे, पहले हमने जो चर्चा की थी कि भारतीय संविधान में जो नागरिकों को प्रदान किए गए हैं मौलिक अधिकार वो कौन कौन से, उनके बारे में हमने कल चर्चा की थी कि भारतीय संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं नागरिकों को, वो किसके लिए कि व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सके, उसके सर्वांगीण विकास में सहायक हो। साथ ही साथ में सरकार के विरुद्ध ये मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं भारतीय नागरिकों को, जिससे सरकार किसी प्रकार का जो शोषण नहीं कर सके। इस प्रकार से भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वह संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 12 से जो 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की जो मूल हमारा संविधान था उसमें सदस्य जो मूल अधिकारों की संख्या थी वो 7 थी, और वर्तमान में मूल अधिकारों की जो संख्या है वो है 6। अब चर्चा करेंगे हम जो 6 है। फिर हमने चर्चा की थी कि जो मौलिक अधिकार है इनका क्या महत्व है। महत्व के बारे में हमने 2 उदाहरणों से समझा था। एक तो मजदूरों के शोषण से, दूसरा जो असम के जो व्यक्ति थे जिनका नाम था मचल लालू, उनको जीवन भर जेल में रहना पड़ा था। अंत में जाकर के 77 साल की उम्र में उनको क्या हुआ था, उनको रिहा किया गया था। तो इस प्रकार से वो मौलिक अधिकारों का ही परिणाम था कि जो मजदूर थे उनको अपनी मजदूरी मिलना, माचुंग लालू को जेल से रिहा होना, ये मौलिक अधिकारों के कारण ही सफल हो पाया। इस कारण से 2 महत्व हमारे सामने निकल करके आते हैं। फिर हमने चर्चा की थी अधिकारों का घोषणा पत्र के बारे में कि संविधान के द्वारा प्रदान जो भी अधिकार दिए गए और उनको सुरक्षित किया गया है उस सूची को हम अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। और अधिकारों का घोषणा पत्र क्या करता है, जो सरकार है उसके सरकार के जो नागरिक हैं, सरकार को नागरिकों के विरुद्ध, जो सरकार है उसके नागरिकों को सरकार के विरुद्ध काम करने से रोकता है कि सरकार उनका शोषण न कर सके। ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान में अधिकारों में की गई है, जिसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है तो वह उनको संरक्षित करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। अब हम आज चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकारों की कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, उनमें किन किन बातों का समावेश किया गया है। तो हम चर्चा कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की। तो ये मौलिक अधिकारों की जो सर्वप्रथम बात हमारे को दिखाई पड़ती है 1900 जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले सर्वप्रथम 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने, कब 1928 में जो नेहरू समिति थी, कौन सी, मोतीलाल नेहरू, 1928 में मोतीलाल नेहरू सबसे पहले भारत के अंदर जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले 1928 में मोतीलाल जो नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की। मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। कब, मोतीलाल नेहरू ने 1928 के अंदर। और उसी के परिणाम स्वरूप जब देश आज़ाद हुआ तो हमारी संविधान सभा के अंतर्गत जो हमारे संविधान के अंतर्गत क्या किया गया, अधिकारों को समाविष्ट किया गया नागरिकों के विकास के लिए। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। कब उठाई थी, 1928 में सर्वप्रथम मोतीलाल नेहरू के जो नेहरू, जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, उसमें अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग हमारे को दिखाई पड़ती है। और उसी का रूप हमारे को हमारे संविधान के अंदर जो मूल संविधान में 7 अधिकार थे वो उसी का प्रतिरूप था। तो इसके अंतर्गत घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। तो संविधान में उन अधिकारों को देखो, हमारे संविधान के अंदर उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें सुरक्षा देनी थी।
हमारे संविधान के अंदर वो अधिकार उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी, और इन अधिकारों को क्या कहा गया, मौलिक अधिकार की संज्ञा दी गई। तो संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी, उन्हें क्या कहा गया, उन्हें मौलिक अधिकार की संज्ञा दी गई। सुरक्षा देनी थी उन्हें मौलिक अधिकार की संज्ञा दी गई। मौलिक अधिकार की संज्ञा दी गई। तो जिन्हें सुरक्षा देनी थी उनको क्या कहते हैं, हम मूल अधिकार कहते हैं, मौलिक अधिकार। जैसे इनके नाम से ही स्पष्ट होता है, किनके नाम से, मौलिक अधिकारों के नाम से हमारे को स्पष्ट होता है कि मौलिक अधिकार क्या है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए इन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया। इस कारण से इनको संविधान के अंदर जोड़ा गया है। देखिए, मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं, इनके जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है भाई, संविधान करता है। कौन करता है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है भाई, संविधान करता है। तो मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। सामान्य अधिकारों को तो देखो, इसके अंदर भी अधिकार में भी ये तो है मौलिक अधिकार, जबकि एक है सामान्य अधिकार। सामान्य अधिकारों, तो सामान्य अधिकार है, सामान्य अधिकारों को संसद, सामान्य अधिकारों को कानून द्वारा परिवर्तित कर सकती है। कौन कर सकती है भाई, जो सामान्य अधिकार है उनको कानून के द्वारा जो परिवर्तित कौन कर सकती है, संसद। कौन कर सकती है, संसद कर सकती है कानून के द्वारा। जबकि कौन से सामान्य अधिकार, जबकि मूल अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। वो डायरेक्ट संसद नहीं कर सकती है, इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तब जाकर के मूल अधिकारों के अंदर कोई परिवर्तन किया जा सकता है। तो जबकि देखो, संसद कर सकती है,
मूल, जबकि मूल अधिकारों में परिवर्तन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे को संविधान में संशोधन करना पड़ता है। परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये संविधान संशोधन के द्वारा ही मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि सामान्य अधिकारों में परिवर्तन केवल संसद कर सकती है। यहाँ पे संसद कर सकती है सीधे तौर पे, परंतु यहाँ पर हमारे संपूर्ण संविधान के अंदर जो परिवर्तन करके ही मूल अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों में और सामान्य अधिकारों में यह अंतर है कि मौलिक अधिकारों का परिवर्तन संसद कर सकती है, जबकि मूल अधिकारों में या सामान्य अधिकारों में संसद परिवर्तन कर सकती है, जबकि मौलिक अधिकारों में जो परिवर्तन है कौन कर सकता है, संविधान संशोधन के द्वारा ही परिवर्तन संभव है, अन्यथा नहीं। सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता है। सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को, जो सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और उसका उत्तरदायित्व है। जो मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के, मौलिक अधिकारों का हनन होने से रोकने के का जो उत्तरदायित्व है वो न्यायपालिका के पास है। मौलिक अधिकारों के हनन होने, मौलिक अधिकारों के हनन होने से रोकने का उत्तरदायित्व किसका है भाई? मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उसको रोकने का उत्तरदायित्व किसका है? न्यायपालिका का। न्यायपालिका इनके मौलिक अधिकारों के हनन होने से रोकती है। तो न्यायपालिका के पास विधायिका और कार्यपालिका के किसी कार्य से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उस पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे सरकार के 3 अंग हैं, इसको हम कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। जैसे सरकार के, जैसे विधायिका और कार्यपालिका 2 हैं, एक तरफ है विधायिका और कार्यपालिका, दोनों अंग। विधायिका के कार्य, चाहे विधायिका के कानून, विधायिका क्या काम करती है? कानूनों का निर्माण करती है। कार्यपालिका क्या करती है? कार्य करती है। तो विधायिका के कानून और कार्यपालिका के कार्य यदि हमारे संविधान के प्रतिकूल हैं, यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो न्यायपालिका उन कानूनों को, उन कार्यों को क्या कर सकती है? अवैध घोषित कर सकती है। कौन इन दोनों कार्यों को कौन अवैध घोषित कर सकती है? न्यायपालिका। और न्यायपालिका की इस शक्ति को क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन। इसको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है। यदि न्याय व्यवस्था जो विधायिका के कानून और कार्यपालिका के कार्य यदि अवैध हैं और उससे नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, नागरिकों के अधिकारों को कहीं हनन हो रहा है, ऐसी स्थिति में न्यायपालिका क्या कर सकती है? इनके कार्यों को अवैध घोषित करने की जो न्यायपालिका की शक्ति है उसको कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, जिसको हम निम्न प्रकार से भी, जैसे विधायिका या कार्यपालिका के कार्य या जो कोई निर्णय है से यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है,
विधायिका के कार्य, विधायिका के कानून या निर्णय। विधायिका के निर्णय हो गए और कार्यपालिका के कार्य, कार्यपालिका के कार्य, विधायिका के निर्णय या कानून, जो निर्णय या कानून, इनसे यदि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या मूल अधिकारों का नुकसान हो रहा है या मूल अधिकारों को खतरा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर इनके कार्यों को और इनके निर्णयों को, कार्यपालिका के कार्यों को और विधायिका के निर्णयों को क्या कर सकती है? अवैध घोषित कर सकती है। कौन सा अंग अवैध घोषित कर सकता है? न्यायपालिका। और न्यायपालिका की शक्ति को हम क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन। कहने का मतलब उन कार्यों को और उन निर्णयों को रोक सकती है। कौन? न्यायपालिका। क्यों रोक सकती है? क्योंकि इसके अंदर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की बात स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ती है। इस कारण से इस शक्ति को, न्यायपालिका की शक्ति को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। अब बात आती है हमारे संविधान के अंदर कौन कौन से मौलिक अधिकार है। तो इसमें एक बार न्यायिक पुनरावलोकन से समझ लेते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन ये किसकी शक्ति है? न्यायपालिका की है। तो न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य क्या है? तात्पर्य कि विधायिका के निर्णय, विधायिका के निर्णय और कार्यपालिका के कार्य, विधायिका के निर्णय तथा कार्यपालिका के कार्य, विधायिका के निर्णय तथा कार्यपालिका के कार्य, विधायिका के कार्यों से, विधायिका के निर्णय तथा कार्यपालिका के कार्यों से यदि मौलिक अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, या तो हनन हो रहा है या हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध, क्या उन पर अनुचित प्रतिबंध अनुचित प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो अनुचित प्रतिबंध लगाया जा रहा है तो न्यायपालिका उन्हें अवैध घोषित कर सकती है। तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। न्यायपालिका की इस शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। इस प्रकार से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा न्यायपालिका करती है। किसके द्वारा? अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा। अब अपन चर्चा करते हैं भारतीय संविधान के अंदर कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं?
तो मौलिक अधिकारों के अंदर हम चर्चा करेंगे तो ये तो भाग 3 में तो है ही, 12 से 35 तक है। पहला अधिकार है समता का अधिकार, दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा जो अधिकार है वह संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। और छठवां अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अब हम इन अधिकारों का विस्तृत तौर पे अध्ययन करेंगे या चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत मैंने बताए थे आपको संविधान के अंतर्गत मूल संविधान में कितने अधिकार थे। मूल में थे, जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में अधिकार कितने थे भाई, कितने मौलिक अधिकार थे, इनकी संख्या थी 7। जबकि यहां पर ये जो 6 अधिकार दर्शाए गए हैं ये हैं वर्तमान संविधान में, वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं, ये 6, जिनकी संख्या जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और मूल संविधान में 7 कौन से अधिकार को हटाया गया है, ये है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा, मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया है। इसे कौन से संशोधन द्वारा हटाया गया है, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। इस प्रकार से 7 की बजाय हमारी 6 संख्या रह गई है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और इसको किस प्रकार का अधिकार बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस प्रकार से हमारे जो वर्तमान मूल अधिकारों की संख्या है 6, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम कल चर्चा करेंगे समानता के अधिकार के बारे में।